चिड़िया बहन, मैंने क्या क्या सोच रखा था अपने बच्चे के लिए। मैंने तो अपने बच्चे के लिए अभी से भोजन जमा करना शुरू कर दिया था, मगर कोई जालिम मेरा अंडा ही चुरा कर ले गया। चुप कर जाओ कबूतरी बहन, मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा। मैं तो रात से सो नहीं पाई। हाँ कबूतरी बहन, मैंने अपने घर में बड़ा डंडा बनाकर रखा हुआ है। जिस दिन वो चोर पकड़ गया उसकी मैं बहुत पिटाई करूँगा। बबली बहन, जो हुआ उसे भूल जाओ और अपने आने वाले कल की चिंता करो, क्योंकि वो चोर अभी भी जंगल में ही है। हम सबको सावधानी बरतनी होगी। मेरा अंडा। बादल जी, जब वो कबूतरी रो रही थी तो मैंने अपनी हंसी बहुत मुश्किल से रोकी हुई थी। हो, बिजली, एक बात तो है, जैसे वो कबूतरी मोटी है वैसे ही उसका अंडा भी मोटा था। देखो ना, एक ही अंडा पीकर हम दोनों का पेट भर गया। अच्छा बादल जी, अब सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। अगली सुबह हो जाती है। बादल जी, आज का क्या प्लान है? बिजली, आज का प्लान ये है कि तुम जंगल में जाओ और देख कर आओ कि किस किस पक्षी के घोंसले में अंडे हैं। बाकी का प्लान हम बाद में बनाएंगे। तुम चिंता नहीं करो, ये तो मैं बहुत अच्छे से कर लूंगी। फिर बिजली कभी जंगल में निकल जाती है और वो जंगल में ऊंची उड़ान भरती है। उसे एक घने पेड़ों के बीच में एक घोंसला दिखाई देता है जिसमें एक अंडा था। अंडा तो मिल गया, मगर ये है किस पक्षी का, ये मुझे मालूम करना होगा। बिजली कभी थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ तोता और तोती आ जाते हैं। चीकू जी, अब हम दोनों एक साथ भोजन नहीं लेने जाएंगे। हम में से एक अंडे की रक्षा करेगा और दूसरा भोजन लेने जाएगा। अच्छा, तो ये अंडा इस तोते तोती का है। अभी जाकर बादल को बताती हूँ। फिर बिजली कभी भागी भागी बादल कभी के पास जाती है। मिल गया बादल जी, मुझे मिल गया, मुझे तोतों का अंडा मिल गया। ठीक है बिजली, अगर हमें वो अंडा पीना है तो हमें अच्छे से चोरी करनी होगी ताकि हमें कोई पकड़ ना सके। लेकिन बादल, हमें करना क्या होगा? मैंने पूरा प्लान तैयार कर लिया है, जैसे जैसे मैं कहूँ वैसा वैसा करती जाओ। फिर दूसरे दिन बिजली कभी तोतों के पास जाती है। तोती बहन, सुना है कि जंगल में बहुत तेज बारिशें होने वाली हैं। ऐसे मौसम में तो हमारे जंगल में भोजन की बहुत कमी हो जाएगी। हाँ कभी बहन, सुना तो मैंने भी है। हमारे जंगल के बाहर इंसान के बाग में अमरूद पके हुए हैं। मैं तो वहीं से पके हुए अमरूद लेने जा रही हूँ। मैं तो कहती हूँ कि तुम दोनों भी मेरे साथ आ जाओ। लेकिन बिजली, हम अपना अंडा छोड़कर नहीं जा सकते। हाँ, चिंकी ठीक कह रही है, मैं चलता हूँ बिजली तुम्हारे साथ। तोते, ऐसे तो तुम एक अमरूद ही ला सकोगे। जब जंगल में बारिशें शुरू होगी तो भोजन नहीं मिलेगा, फिर तुम क्या दोगे अपने बच्चे को? इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि तुम दोनों चलो और कुछ अमरूद लाकर जमा कर लो। फिर वो तोता और तोती बिजली कपी की बातों में आ जाते हैं और वो दोनों बिजली कपी के साथ चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद बादल कपा वहाँ आता है। वो इधर उधर देखकर आसानी से तोतों का अंडा लेकर वहाँ से चला जाता है। चिंकी, जल्दी करो, मुझे अपने अंडे की चिंता हो रही है। हाँ चीकू जी, चिंता तो मुझे भी हो रही है। मैंने 2 अमरूद तोड़ लिए हैं। आप भी 2 अमरूद तोड़ लें और जल्दी से हम दोनों वापस चलते हैं। क्या हुआ बिजली, तुम अमरूद नहीं खा रही? तोते, तो मेरा पेट भरा हुआ है, वैसे भी मुझे अमरूद ज्यादा पसंद नहीं है। फिर तोता और तोती वहाँ से अमरूद लेकर चले जाते हैं। मैं कोई पागल हूँ जो तुम्हारी तरह ये अमरूद खाकर अपना पेट भरूंगी। मैं तो आज तुम्हारा स्वादिष्ट स्वादिष्ट अंडा पीऊंगी। फिर जल्दी से बिजली का बीबी अपने घर की ओर भागती है। अरे चिंकी, हम लूट गए, हमारा अंडा नहीं है। पति जी, वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने आपसे कहा भी था कि उस कपी की बातों में ना आइए, मगर आपने कहा कि कुछ नहीं होता। वो दोनों बैठे ऐसे रो रहे थे। तभी मानो चिड़िया, बुलबुल और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं।
बादल जी जल्दी से तोड़ो ये अंडा, अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। फिर बादल कौवा अपनी चोंच मारता है और अंडे को तोड़ देता है। वो जल्दी से दोनों तोते और तोती का अंडा पी लेते हैं। वाह बादल जी, बहुत मजा आ गया। चलो अब हमें तोते के पास जाकर झूठ मूठ का रोना भी है। कल कबूतरी का, आज तुम्हारा और कल किसी और का अंडा चोरी होगा। अब हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। फिर कौवे भी वहाँ पहुँच जाते हैं। मेरा तोता भैया और मेरी तोती बहन, मुझे जैसे ही पता चला कि मेरे बहन भाई का अंडा किसी ने चुरा लिया है तो मैं भागी भागी चली आई। बिजली, अगर हम तुम्हारे साथ अमरूद लेने ना जाते तो ये सब ना होता। तोते भैया, अगर तुम मुझे दोषी समझते हो तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, लेकिन क्या करें, भोजन लाना भी तो जरूरी होता है। हौसला रखो बिजली बहन, हौसला रखो। अब ऐसा नहीं होगा। जब सब भोजन लेने जाएंगे तो मैं घोंसलों की रखवाली करूंगी। मैं ध्यान रखूंगी सबके घोंसलों का। सभी पक्षियों को बुलबुल की ये बात पसंद आती है और फिर बुलबुल ऐसा ही करती है। जब सभी पक्षी भोजन लेने के लिए चले जाते हैं तो बुलबुल जंगल में उड़ती फिरती और सभी घोंसलों का ध्यान रखती। बादल जी, मुझे तो अंडा ही पीना है। अगर आज मुझे अंडा ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। उस मोटी बुलबुल ने सारा खेल ही उल्टा कर दिया। बादल जी चलो, हम किसी दूसरे जंगल में जाकर पक्षियों का अंडा पी लेते हैं। अब यहाँ तो वो मोटी बुलबुल हमारी कोई चाल नहीं चलने देगी। फिर वो पति पत्नी उड़ते उड़ते दूसरे जंगल निकल जाते हैं। बिजली कौवे को एक घोंसले में 3 अंडे दिखाई देते हैं। अरे मीठी बहन, आप यहाँ, आपके अंडों के पास कौन है? मानो बहन, मुझे अपने अंडों की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम सब पक्षी अपने अंडे घोंसलों के नीचे छुपा देते हैं और सामने सांप के अंडे रख देते हैं। मीठी बहन, ये तो आप बहुत अच्छा करती हैं, ताकि जो भी सांप के अंडे पिए वो मर जाए। हाँ बहन, इसी तरह तो हमने पिछली बार उस चील और बुरे कौवों को मारा था। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। मानो चिड़िया की बहन वापिस जैसे ही अपने जंगल में जाती है तो उसके घोंसले के पास कौवा और कौवी मरे पड़े थे। हमारे अंडे पीना इतना आसान नहीं है। अगर तुम चालाक कौवे हो तो मुझे भी मीठी कहते हैं, मीठी। ऐसे बुराई अपने अंजाम तक पहुंचती है। तेज बारिश में अपना सामान लिए हुए बादल कौवे की माँ अपने बेटे का घर ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें कहीं भी बादल कौवे का घर नहीं मिल रहा था। अरे, ये बादल बेटे का घर कहाँ चला गया है? पहले तो घर आसानी से मिल जाता था, अब तो रास्तों की भी समझ नहीं आ रही। तभी बुलबुल मौसी वहाँ से गुजर रही थी। वो बूढ़ी कौवी को देखकर उसके पास जाती है। अरे, आप कौन हैं? आपको पहले तो इस जंगल में नहीं देखा। हाँ बुलबुल बहन, मैं बादल कौवे की माँ हूँ। अपने बेटे से मिलने आई थी, लेकिन रास्ते में इतनी तेज बरसात शुरू हो गई। अब मुझे अपने बेटे का घोंसला नहीं मिल रहा। अच्छा, तो आप कौवे की माँ हैं, तो आप चिंता काहे को करती हैं? चलिए माँ जी, मैं आपको बादल के घर ले चलती हूँ। लाइए माँ जी, ये बैग मुझे दीजिए। नहीं नहीं, मेरा कुछ कीमती सामान है, मैं ये खुद उठा लूंगी। लगता है बुढ़िया के पास कुछ कीमती सामान है। हो ना हो, कीमती गहने ही होंगे। फिर बुलबुल मौसी बादल की माँ को उसके घर छोड़ आती है। अरे माँ, आओ आओ। अरे बाप रे, ये बुढ़िया यहाँ क्या करने आई है? बेटे, मुझे तो इतनी तेज बारिश में तुम्हारा घोंसला नहीं मिल रहा था। वो तो भला हो उस बुलबुल मौसी का, जिसने मुझे तुम्हारे घर छोड़ दिया, वरना मैं तो वापिस ही जाने वाली थी। अच्छा, तो उस बुलबुल मौसी ने किया है, उसे तो बाद में मैं देख लूंगी। क्यों बिजली बहू, कैसी हो तुम? अब तक तो मजे में थी, अब आगे का पता नहीं माँ जी। अब इस बुढ़िया की ऐसी खातिरदारी करूंगी कि एक दिन में ही भाग जाएगी। अगले दिन बिजली कौवी
اپنی ساس کے کھانے میں ڈھیر ساری مرچی ڈال دیتی ہے۔ جیسے ہی سب کھانا کھانے لگتے ہیں تو وہ اپنی ساس کو مرچی والی تھالی دے دیتی ہے۔ بجلی کی ساس کھانا کھانے لگتی ہے۔ چھی چھی، ارے بہو، یہ کیسا کھانا ہے؟ کھانے میں مرچی بہت زیادہ ہے۔ ارے کیا کہہ رہی ہیں آپ باجی؟ بادل جی، کیا آپ کو بھی مرچی زیادہ لگ رہی ہے؟ نہیں نہیں بجلی ماں، تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ مرچی تو ایک دم برابر ہے۔ ساسو ماں، مجھے پتا ہے آپ کو ہمیشہ میرے کھانے سے تکلیف ہوتی ہے۔ ارے نہیں نہیں بہو، تو غلط سمجھ رہی ہے۔ رہنے دیجئے، ایک کام کیجئے، کل سے کھانا آپ ہی بنائیے گا۔ کیا؟ ہاں ماں، ویسے بھی آپ کے پنکھوں سے بنا ہوا کھانا کھائے کافی سمے ہو گیا ہے۔ اچھا بیٹے، ٹھیک ہے۔ ایسے بجلی کا بھی اپنی ساس سے سارے کام کرواتی تھی، جھاڑو بھی لگواتی اور رسوئی میں کھانا بھی بنواتی۔ لیکن ادھر بلبل موسی نے پورے جنگل میں بات پھیلا دی تھی کہ بجلی کبھی کی ساس بیگ بھر کر سونا چاندی اپنے ساتھ لے کر آئی ہے۔ ایک دن بجلی کبھی ندی پر پانی پینے آئی ہوئی تھی، تبھی اس کی سہیلی ببری کبوتری وہاں آتی ہے۔ ارے واہ بجلی، تمہاری ساس تو بہت اچھی ہے۔ اوپر والا تم جیسی ساس ہر کسی کو دے۔ ارے کیا ببلی، تیرا دماغ تو ٹھکانے پر ہے نا؟ تو نے ایسا کیا دیکھ لیا اس بڑھیا میں؟ اگر تجھے میری ساس اتنی ہی پسند آ گئی ہے تو اسے اپنے گھر لے جاؤ۔ ارے ارے بجلی، تم تو غصہ ہی ہونے لگی۔ میں نے سنا ہے کہ تمہاری ساس سونا اور چاندی سے بھرا بیگ ساتھ میں لائی ہے، وہ بھی تمہیں دینے۔ ہمیں تو یہ بات بلبل موسی سے پتہ چلی ہے۔ کیا کہا؟ سونا چاندی؟ مگر اس بارے میں مجھے تو ساسو ماں نے کچھ نہیں بتایا۔ بجلی، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ تمہیں پرکھنا چاہتی ہے۔ بس تم اپنی ساس کی پوری من سے سیوا کرنا، دیکھنا وہ سارا سونا تمہیں ہی دے گی۔ یہ سب باتیں سن کر بجلی کا بھی خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ آتی ہے۔ گھر میں بجلی کبھی کی ساسو ماں جھاڑو لگا رہی تھی۔ ارے ارے ساسو ماں، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ لائیے لائیے، یہ جھاڑو آپ مجھے دے دیجئے۔ آپ میری ساسو ماں ہیں، میری ماں جیسی، بھلا میں آپ سے کام کیسے کروا سکتی ہوں؟ ماں جی، اب آپ کریں گی آرام اور میں کروں گی کام۔ تب سے بجلی کبھی سارے کام خود ہی کرتی اور اپنی ساس کی بھی سیوا کرتی۔ ایسے کئی دن بیت جاتے ہیں۔ بجلی کبھی روز ہی اپنی ساس کا بیگ چرانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ اسے چرا نہیں پاتی۔ ارے پتا نہیں کب تک اس کی سیوا کرنی پڑے گی۔ سوتے سمے بھی اپنا بیگ اپنے ساتھ لے کر سوتی ہے، آخر چراؤں میں کیسے؟ دادو دادو، چلیے نا، میرا بال اس پیڑ کے پاس کھو گیا ہے، آپ چل کر مجھے ڈھونڈ کر دیجئے نا دادو۔ ہاں ہاں جگنو بیٹا، چلو۔ پھر بجلی کبھی کی ساس جگنو کے ساتھ باہر چلی جاتی ہے۔ ارے واہ، جو کام میں خود آج تک نہیں کر پائی وہ میرے جگنو نے کر دیا۔ جگنو بیٹا، کہاں ہے تیرا بال؟ دادو، اس زمین کے نیچے لگتا ہے کسی نے کچھ کھودا ہے، ضرور اس ککی نے میرا بال یہی چھپایا ہوگا۔ اچھا بیٹا، رکو دیکھتی ہوں۔ پھر بجلی کبھی کی ساس اس کھڈے کو کھوتی ہے، اسے اس کھڈے میں سونے سے بھری ہوئی ایک پوٹلی دکھائی دیتی ہے۔ ارے باپ رے، جگنو یہ دیکھو، ہمیں تو ڈھیر سارا سونا مل گیا۔ چل جگنو بیٹا، ہم ساری بات تیری ماں کو بتا دیتے ہیں، اب تو ہم امیر ہو گئے ہیں۔ ادھر بجلی کبھی اپنی ساس کے بیگ کو کھول کر دیکھتی ہے، پرنتو اس میں تو کوئی بھی سونا چاندی نہیں تھا۔ اس بیگ میں تو اس کی ساسو ماں کے پھٹے ہوئے کپڑے تھے۔ ارے ساری محنت بیکار ہو گئی، اس بڑھیا کے پاس سونا تو کیا ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ تبھی بجلی کبھی کی ساس وہ خزانے سے بھری ہوئی پوٹلی لے کر آ جاتی ہے۔ وہیں رک جاؤ، اندر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ ارے بہو، تو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ غلطی؟ آج تک تیرا ہمیں کوئی فائدہ ہوا ہے؟ ہر سمے بس کھاتی ہی رہتی ہو۔ بہو، اب ہماری قسمت بدلنے والی ہے۔
تو میری بات تو سن، قسمت تو میری خراب ہو گئی ہے جو میں نے تیرے بیٹے سے شادی کی۔ مما پہلے دادو کی بات تو سن لو۔ تو چپ کر جگنو، اگر کچھ بولا تو ایک پنکھ لگاؤں گی۔ بیٹی میں تو تجھے بہت اچھی سمجھتی تھی، لیکن تو مطلبی نکلی۔ جا رہی ہوں میں۔ پھر بجلی کپی کی ساس وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ اپنی خزانے سے بھری ہوئی پوٹلی لے کر ایک پیڑ پر بیٹھ جاتی ہے۔ رات ہوتے ہی جنگل میں پھر سے بارش شروع ہو جاتی ہے۔ مانو چڑیا اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ کھڑکی سے بجلی کی ساس کو دیکھ لیتی ہے۔ ارے یہ تو بجلی کی ساسو ماں ہے، لیکن ایسی بارش میں یہ باہر کیوں بیٹھی ہے؟ پھر مانو چڑیا بجلی کپی کی ساس کے پاس جاتی ہے۔ ماں جی، ایسی تیز بارش میں آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ بجلی کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ بیٹی کیسے جاؤں اپنی بہو کے گھر، اس نے تو مجھے اپنے گھر سے نکال دیا ہے۔ ماں جی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ چلیے آپ میرے ساتھ میرے گھر میں چلیے۔ پھر مانو چڑیا بجلی کپی کی ساس کو لے کر گھر آ جاتی ہے اور وہ کھانا بنا کر بادل کپے کی ماں کو کھلاتی ہے۔ وہ بوڑھی کپی پیٹ بھر کر کھانا کھاتی ہے اور سو جاتی ہے۔ اگلے دن وہ بہت اچھا محسوس کر رہی تھی۔ بیٹی میں تمہارا دھنیہ واد کیسے کروں، میری بہو نے تو مجھے گھر سے نکال دیا، تم نے تو میرا ایک بیٹی کی طرح دھیان رکھا۔ ارے ماں جی، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی ہی بیٹی ہوں، آج سے آپ بھی میرے ساتھ ہی رہیں گی۔ ویسے میں بھی اکیلی ہی رہتی ہوں۔ بیٹی مجھے کچھ دینا ہے تمہیں۔ ایسا کہتے ہوئے بجلی کی ساس وہ سونے سے بھری ہوئی پوٹلی مانو چڑیا کو دے دیتی ہے۔ ارے ماں جی، اس پوٹلی میں تو ڈھیر سارا سونا ہے، نہیں نہیں، میں یہ نہیں رکھ سکتی۔ بیٹی یہ میرا آشیرواد سمجھ کر لے لو، ویسے بھی میں اس کا کیا کروں گی، مجھے تو 2 وقت کا بھوجن چاہیے، یہ تیرے کام آئیں گے۔ ادھر بجلی کپی کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی ساس کے پاس ڈھیر سارا سونا تھا جو اس نے مانو چڑیا کو دے دیا ہے۔ ہائے رے میری قسمت۔ جنگل میں طوفانی رات تھی۔ جنگل کے سبھی پکشی اپنے اپنے گھونسلوں میں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے اور اس طوفانی بارش کے رکنے کی پرارتھنا کر رہے تھے۔ اسی طوفانی بارش کے بیچ میں ایک ایسا پریوار بھی تھا جو سبھی پکشیوں سے زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ مانو بس آج کی رات کسی طرح سے بیت جائے، صبح ہوتے ہی میں اپنے پریوار کے لیے کوئی سرکشت گھر ڈھونڈ لوں گا۔ ہاں چندو جی، میں بھی اوپر والے سے یہی پرارتھنا کر رہی ہوں۔ ہماری مینا ابھی بہت چھوٹی ہے، مجھے تو بس اپنی بیٹی کی ہی چنتا ہو رہی ہے۔ بار بار ہمارا گھونسلہ ہل رہا ہے، کہیں ہمارا گھونسلہ پیڑ سے نیچے نہ گر جائے۔ چڑیا کی چنتا ٹھیک ثابت ہوتی ہے، تھوڑی ہی دیر میں ان کا گھونسلہ نیچے گر کر ٹوٹ جاتا ہے۔ مانو چڑیا اور چندو چیڑا کسی طرح سے اپنی بیٹی کو تو بچا لیتے ہیں، لیکن گھونسلہ اونچائی سے گرنے کی وجہ سے ان دونوں کی مرتیو ہو جاتی ہے۔ اپنے ماتا پتا کو ایسی حالت میں دیکھ کر ننھی مینا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے۔ مینا کے رونے کی آواز سن کر کبوتر اور کبوتری وہاں آتے ہیں اور اسے چپ کرا کے اپنے گھونسلے میں لے جاتے ہیں۔ مینا بیٹا، تم ابھی بہت چھوٹی ہو، اس لیے بارش رکنے تک تم میرے گھونسلے میں ہی رہ سکتی ہو، اس کے بعد تم اپنا انتظام کر لینا۔ وہ کبوتر اور کبوتری اچھے پکشی تھے، اناتھ ہوئی مینا کو وہ اپنی بیٹی کی طرح ہی پالتے ہیں۔ کچھ ہی مہینوں میں مینا بڑی ہو گئی تھی، اب وہ اپنے لیے بھوجن لانے لگی تھی۔ وہ کبوتر اور کبوتری پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے وہ صبح سویرے دانا لینے چلی جاتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سال بیت جاتا ہے، جنگل میں پھر سے بارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ مینا چڑیا نے اب کبوتر اور کبوتری کے بغیر جینا سیکھ لیا تھا، لیکن پہلی بارش دیکھ کر وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ وہ ایک پیڑ کی ڈال پر بیٹھی ہوئی تھی کہ تبھی کبوتر وہاں آتا ہے۔ مینا، تم یہاں پتوں میں کب تک چھپی بیٹھی رہو گی؟ جاؤ اپنے لیے ایک گھر بنا لو۔ بنٹی ماما، میں اپنا گھر کیسے بناؤں گی؟ میرے ماما بابا کا گھر تو طوفان میں ٹوٹ گیا تھا، میں اکیلی اب اپنا گھر کیسے بناؤں گی؟ دیکھو بیٹی، پکا نہ سہی تو کچا بنا لو۔
अगर ऐसी बारिश में भीगती रही तो बीमार हो जाओगी। हाँ, ठंड तो मुझे बहुत लग रही है और ये बादलों की आवाज़ सुनकर तो मेरी जान निकली जा रही है। अब अच्छा यही होगा, मुझे खुद ही अपने लिए एक घर बनाना होगा। अगले दिन से ही मीना चिड़िया तिनके लाकर अपना घर बनाना शुरू करती है। बादल कौवा और बिजली कौवी ये देखकर चिढ़ जाते हैं। बादल जी देख लो, कर लो बात, अब ये भिखारी चिड़िया भी हमारे पड़ोस में घर बनाकर रहेगी। हमारे पक्के घरों के बीच में ये चिड़िया का कच्चा घर कितना बुरा लग रहा है। बिजली, चाहे जो भी हो जाए, हम इस चिड़िया का घर यहाँ नहीं बनने देंगे। तभी बादल कौवा और बिजली कौवी मिलकर एक योजना बनाते हैं। बादल जी आज तो बहुत मजा आ गया, कितने मजे के मीठे मीठे आम खाए हैं। रोज ऐसे मीठे मीठे आम मिल जाए तो मजा ही आ जाए। वो बुलबुल तो आज पूरे जंगल को मुफ्त में आम खिला रही है। बिजली कौवी की बात सुनकर मीना चिड़िया उनकी बातों में आ जाती है और आम खाने के लिए बुलबुल के बागीचे में चली जाती है। बादल जी जल्दी करो, इससे पहले कि वो मीना लौट आए उसका घोंसला गिरा दो। फिर बादल कौवा मीना का घोंसला नीचे गिराकर तोड़ देता है। उधर मीना चिड़िया बुलबुल के बागीचे में जाकर आम खाने लगती है, लेकिन बुलबुल उसे देखकर शोर मचा देती है। अरे अरे देखो तो, ये चिड़िया मेरे बाग में आम खा रही है। देखने में तो कितनी भोली है, लेकिन काम तो देखो इसके चोरों वाले हैं। बुलबुल का शोर सुनकर सभी पक्षी वहां आ जाते हैं। आप शोर क्यों मचा रही हैं बुलबुल काकी? मैंने ऐसा क्या किया है? अच्छा, एक तो मेरे बागीचे से आम चुरा कर खा रही है और ऊपर से पूछ रही है कि मेरी गलती क्या है। अरे काकी, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे तो बिजली आंटी ने कहा कि आप आम की दावत दे रही हैं, इसलिए मैं यहाँ चली आई। आप ही बताएं, क्या कभी मैंने आपके बागीचे से चोरी की है? हाय हाय देखो कैसा जमाना आ गया, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। खुद बैठी आम खा रही है और बदनाम मुझे कर रही है। बिजली आंटी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? कोई भी पक्षी मीना चिड़िया का विश्वास नहीं करता और मीना रोती हुई वहाँ से चली जाती है। जब वो अपने घोंसले के पास जाती है तो अपने घोंसले को नीचे टूटा हुआ देखकर हैरान होती है। ऐ ऊपर वाले, मेरा घर किसने तोड़ दिया है? मैंने भला किसी का क्या बिगाड़ा था? अब मुझे फिर से बारिश और तूफान में ऐसे ही रात बितानी होगी। मीना बैठी ऐसे रो रही थी, तभी बिजली कौवी और बादल कौवा हंसते हुए वहाँ आते हैं। बादल जी, ये तो बहुत भोली है, हमने कितनी आसानी से इसे अपनी जाल में फंसा लिया और ये फंस भी गई। बिजली आंटी, अगर आज मेरे भी माता पिता होते तो मैं भी आपकी तरह बड़े घर में रह रही होती। आप सब मुझे क्यों तंग कर रहे हैं? क्यों हर समय मेरा मजाक बनाते हो? मैं तो आप सबके साथ मिलकर रहना चाहती हूँ। मीना की बातें सुनकर बिजली और बादल वहाँ से चले जाते हैं। वो रात मीना चिड़िया बारिश में ही गुजारती है। एक दिन मीना चिड़िया भोजन की खोज में बस्ती की ओर जाती है। तभी उसे मिट्टी के बर्तन बनाने वाला एक इंसान दिखाई देता है। अरे, ये तो कितने सुंदर बर्तन हैं। अगर ये लोग मिट्टी से बर्तन बना सकते हैं तो क्या मिट्टी से घर नहीं बन सकता? अगर मेरा भी एक मिट्टी का घर होता तो कितना अच्छा होता। हाँ, अगर मेरा घर सुंदर होगा तो सभी पक्षी मुझसे दोस्ती करेंगे। फिर मीना चिड़िया अपने चोंच में थोड़ी थोड़ी मिट्टी लाकर अपने पेड़ पर जमा करती है। मिट्टी तो मैं ले आई हूँ, लेकिन ये बदमाश पक्षी फिर से मेरा घर ना तोड़ दे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तभी कबूतर वहाँ आता है। अरे मीना, किस चिंता में बैठी हो? तुमने अभी तक अपना घर नहीं बनाया? क्या बताऊँ बंटी मामा, मैंने तिनका तिनका इकट्ठा कर अपना घर बनाया था, लेकिन यहाँ के पड़ोसी पक्षी मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। उन्होंने धोखे से मेरा घर नीचे गिराकर तोड़ दिया। मामा जी, मैंने ये सारी मिट्टी जंगल के कोने कोने से इकट्ठी की है। अब मैं इससे अपना घर बनाना चाहती हूँ, लेकिन मैं डरती हूँ कहीं वो फिर से मेरा घर ना तोड़ दे। तुम चिंता नहीं करो, इस बार तुम्हारा मामा तुम्हारे साथ है।
तुम बनाओ अपना घर, मैं देखता हूँ कौन आता है तुम्हारा घर तोड़ने। मीना चिड़िया कबूतर की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो दिन रात एक करके अपना मिट्टी का एक सुंदर सा घर बनाती है। बादल जी, वो देखो, चिड़िया ने फिर से अपना घर बना लिया। चलो, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मीना अपना घर बनाते बनाते थक जाती है और नदी से पानी पीने चली जाती है। बादल जी चलो, यही मौका है, गिरा देते हैं इसका मिट्टी का घर। आई थी बड़ी हमारे पड़ोस में घर बनाने वाली। जैसे ही बिजली और बादल वहाँ जाते हैं तो कबूतर डंडा लेकर आ जाता है। कबो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें तो उसकी मदद करनी चाहिए थी, उल्टा तुम उसे ही तंग कर रहे हो। और तो और तुमने उसका घर भी तोड़ दिया। कितनी मेहनत करके उसने अब ये घर बनाया है। अब तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? बिजली, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी अपनी संतान नहीं है। तुम फिर भी उस छोटी बच्ची को कितना तंग कर रही हो। कबूतर की बातें सुनकर कौवा और कवि बहुत शर्मिंदा होते हैं। तभी मीना चिड़िया भी पानी पीकर लौट आती है। अरे बादल और बिजली आंटी, आप यहाँ? कहीं फिर से मेरा घर तो तोड़ने नहीं आई? मैंने बहुत मुश्किल से बनाया है। प्लीज आंटी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरा घर ना तोड़ना। मीना, मुझे माफ कर दो, अब हम तुम्हें कभी भी तंग नहीं करेंगे। अब तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। कबूतर ने हमारी आंखें खोल दी। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, हो सके तो हमें माफ कर देना। मैं तो परिवार के लिए तरस रही थी, आप सब मेरा परिवार हो। अब मैं आप सबके साथ ही मिलकर रहूंगी। क्या बात है बादल जी, आज बड़े खुश लग रहे हो। अब जल्दी से अंदर आ जाओ, बाहर बारिश हो रही है। बिजली, मुझे तो अब ये बारिश भी बहुत अच्छी लगती है। जरा देखो तो, बाकी पक्षियों के घर पेड़ों पर कैसे घास फूस के बने हुए हैं। मेरे जैसा मजबूत घर है भला किसी का? नहीं है, नहीं है, और ये बात मैं तुम्हें कल से 100 दफा बता चुकी हूँ। बादल काके ने अभी अभी बहुत बड़ा, सुंदर और मजबूत घर बनवाया था। दूसरी ओर जंगल के सभी पक्षी चिड़िया के घर में बैठे उसी की बातें कर रहे थे। चिड़िया बहन, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं कौवे का घर एक बार अंदर से देख आऊं। बाहर से तो बहुत बड़ा और सुंदर है। सच कहा कबूतर भैया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बादल कौवा हम सबको अपने घर में जाने देगा। क्यों भला चिड़िया? क्योंकि बबली बहन जब से कौवों का नया घर बना है, वो तो हम में से किसी पक्षी के साथ अच्छे से बात नहीं करते। वो सब बैठे हुए थे कि तभी तोता और तोती भी आ जाते हैं। क्या हुआ चिड़िया बहन, क्या बातें चल रही थी? कुछ नहीं तोते भैया, हम सब तो कौवों की बातें कर रहे थे। उन्होंने अपना घर बहुत सुंदर बना लिया है। अरे दोस्तों, छोड़ो उन कौवों के घर को। पता है, मैं और चीकू जी आ रहे थे कि हमें मौसम के पक्षी ने बताया कि अभी जो बारिश हो रही है ये तो कुछ नहीं, आने वाले 2-3 दिनों में बहुत तेज बारिश होगी। इसलिए हम सब पक्षी अपने अपने घोंसलों को पक्का कर लें। चिड़िया, मेरा घर तो बहुत कमजोर है, लेकिन मेरा मुरम्मत करने को जरा भी मन नहीं कर रहा। कबूतर भैया, घर तो मेरा भी कमजोर है, लेकिन घर की मुरम्मत तो करनी ही होगी। बारिश रुकने पर सभी पक्षी अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। तोता तोती घर वापस जा रहे थे, तभी रास्ते में कौवों का घर आता है। चीकू जी, मैं क्या कहती हूँ कि मौसम की चेतावनी हम इन कौवों को भी दे देते हैं। भला इन कौवों को चेतावनी की क्या जरूरत, इनका घर तो वैसे ही बच जाएगा। नहीं नहीं, हमें बता देना चाहिए, इसी बहाने हम उसका घर भी देख लेंगे। हाँ, ये बात तो तुमने ठीक कही है। फिर चीकू तोता दरवाजे पर दस्तक देता है। अरे कौन है बाहर? बड़ा घर देखा नहीं क्या चले आए? बिजली का भी गुस्से में दरवाजा खोलती है। बिजली, हम मुंह उठाकर नहीं आए, बल्कि तुम्हारे भले के लिए आए हैं। ये तो चिंकी ने कहा, वरना हमें तुम्हारा भला करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तुम मेरा क्या ही भला करोगे? जाकर पहले अपना भला करो। देखा भी है इतना बड़ा घर कभी? नहीं देखा और ना ही देखना है। बिजली और तोते का शोर सुनकर जंगल के सभी पक्षी भी इकट्ठे हो जाते हैं। क्या बात है तोते भैया, आप ऐसे लड़ क्यों रहे हो?
चिड़िया बहन, मैं कौन सा लड़ रहा हूँ? इस कपी को ही ज्यादा पर लग गई है। मैं और चिंकी तो इन्हें बरसात की चेतावनी देने आए थे, लेकिन ये तो हमसे लड़ने ही लग गई। अच्छा, हमारा बड़ा घर देखकर तुम सबको जलन हो रही है ना? हमें तो बरसात की कोई चिंता नहीं है। चिंता तो तुम सब पक्षी करो, क्योंकि बाढ़ में तुम सबके घर बह जाएंगे। सभी पक्षी अपने घर को लौट जाते हैं। चिंकी भी अपने पति को लेकर घर जाती है। चीकू जी, आपको क्या जरूरत थी उस कपी के मुंह लगने की? तुम्हें ही जाना था उन कपों को सूचना देने। घर क्या बना लिया उन कपों ने, हवा में उड़ रहे हैं। देखना अब मैं क्या करता हूँ। चीकू जी, अब बस कर दीजिए और सो जाइए। रात हो चुकी थी। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में सो चुके थे, लेकिन तोते को नींद नहीं आ रही थी। जब तक मैं इस कपी को सबक नहीं सिखा देता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। बड़ा घमंड है ना इस कपी को अपने घर पर। अब देख बिजली की बच्ची। फिर चीकू तोता रात के अंधेरे में अपने घर से निकलता है। वो कपों के घर जाता है और अपनी तेज चोंच से उनके घर के नीचे सुराख कर देता है, ताकि जब बारिश हो तो बारिश का पानी सीधा उनके घर में जाए। तभी आसमान पर बादल गरजते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे वाह, बारिश तो शुरू हो गई। अब मजा आएगा इस बिजली को। चीकू से पंगा लेने पर क्या होता है। फिर चीकू तोता वहाँ से अपने घर जाता है और जाकर सो जाता है। जंगल में बारिश तो और भी ज्यादा हो रही थी। मानो खिड़की बंद कर दो, बारिश बहुत तेज है, मुझे ठंड लग रही है। हाँ चंदू जी, खिड़की बंद कर रही हूँ। बारिश बहुत तेज हो रही है, लगता है कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हाँ मानो, ये तो अच्छा हुआ कि हमने वक्त रहते अपने घर की मुरम्मत कर ली। बिजली, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन हमें इस बारिश की कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमारा घर बहुत पक्का है। हाँ बादल जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बाकी पक्षियों का देखना बहुत बुरा हाल होगा, खासकर उस मोटी चोंच वाले का। तभी बिजली कपी की नजर पड़ती है, जहाँ एक छेद से पानी अंदर आ रहा था। बादल जी, ये क्या, हमारे घर में तो पानी भर रहा है। ये कैसे हो सकता है? हमारे घर में पानी भला कैसे आ सकता है? मैंने ये घर बहुत मजबूत बनवाया था। मुझे तो लगता है ये जरूर उस मोटी चोंच वाले का काम है, मुझसे बदला लेने के लिए। जो भी हो बिजली, अब हमें घर से बाहर निकलना होगा, वरना हम यहीं मर जाएंगे। वो दोनों घर से बाहर आते हैं। जैसे ही वो घर से बाहर आते हैं तो देखते हैं हर तरफ पानी ही पानी था। पूरे जंगल में बाढ़ आ चुकी थी। सभी पक्षियों के घोंसले पानी में बह चुके थे। वो कभी एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ सभी पक्षी भी एक पेड़ की डाल पर बैठे हुए थे। कबूतर यार, मेरा घर भी डूब गया, लेकिन चिड़िया कहाँ चली गई? चंदू, चिड़िया कहाँ है? चलो दोस्तों, सभी मेरे साथ चलो। मैंने हम सब के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढ ली है। मानो चिड़िया के कहने पर सभी पक्षी चिड़िया के पीछे पीछे उड़ते हैं। तभी उन्हें बिजली और बादल की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, कोई हमें सुन रहा है तो बचाओ, मैं और बिजली यहाँ फंस गए हैं। अरे, ये तो बिजली और बादल की आवाज है। फिर मानो चिड़िया और सभी पक्षी कपों के पास जाते हैं। चलो बादल और बिजली, हमारे साथ चलो, वरना इस बाढ़ में तुम भी बह जाओगे। लेकिन कहाँ जाएंगे हम? बिजली, तुम चिंता ना करो, मैंने एक सुरक्षित जगह ढूंढ ली है। फिर मानो चिड़िया सभी पक्षियों को लेकर अपने साथ वहाँ से उड़ती है। वो सब एक बड़े पेड़ की बड़ी खोखर में जाते हैं। हमें तो लगा था कि कपों का घर बहुत मजबूत है, लेकिन ऐसी बारिश में वो भी बह गया। नहीं कबूतर, ये सब इस मोटी चोंच वाले का किया है, पूछो इससे। फिर चीकू तोता सारी बात बता देता है। चीकू भैया, ये तो बहुत बुरी बात है। लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी को मुसीबत में डालो। हाँ चिड़िया, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। बिजली, मुझे माफ कर दो। ठीक है तोते, लेकिन मुझसे भी गलती हुई है, मुझे भी माफ कर दो। जंगल में बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। एक बड़े पेड़ पर बहुत सारे घर थे और उन घर की मालकिन चील थी।
चील ने पक्षियों को वो घर किराए पर दिए हुए थे। जो बड़ा घर था वो कप्पों ने किराए पर लिया हुआ था और एक छोटे से घर में मानो चिड़िया और उसका पति चंदू चिड़ा रहते थे। सुनहरी चील महीने की आखिर में सभी पक्षियों से किराया लेने आया करती थी। ये लो चील चाची, तुम्हारा इस महीने का किराया। तुम बहुत अच्छे काफे हो जो मेरा किराया समय पर दे देते हो। एक वो बीमार चिड़िया और उसका पति चंदू चिड़ा है। जब भी किराया लेने जाऊं तो कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। अच्छा चील चाची, इस बार क्या बहाना बनाया उन्होंने? वो चंदू चिड़ा कह रहा था कि मेरी पत्नी बहुत बीमार है और तेज बारिशों के कारण मैं काम पर नहीं गया। वो कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है, जब आएंगे तो वो किराया दे देगा। तौबा तौबा चील चाची, वो दोनों बहुत झूठे हैं। कल ही तो मैंने उसकी पत्नी मानो चिड़िया को देखा था, एकदम हड्डी कट्टी बैठी हुई थी। भला बैठे बिठाए वो कैसे बीमार हो सकती है? ये सब किराया ना देने के बहाने हैं। मेरे बादल जी को भी तो देखो, ऐसी बारिश में वो रोज काम पर जाता है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। धन्यवाद बिजली, तो तुमने मुझे सच बता दिया। अब देखना मैं उनके साथ क्या करती हूँ। फिर चील चाची उन कप्पों से किराया लेती है और वहाँ से वापस चली जाती है। बिजली, तुमने चील चाची से झूठ क्यों बोला? कल तुम जब चिड़िया से दाना लेने गई थी वो तो बहुत बीमार थी। बादल जी, मुझे वो मानो चिड़िया बहुत बुरी लगती है। मैं नहीं चाहती कि वो हमारे पड़ोस में रहे। अब देखना चील चाची उन दोनों को हमारे पड़ोस से निकाल देगी। अगली सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है। जुगनू कौवा अपने दोस्तों के साथ खेलकर घर आता है तो देखता है घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। इतनी प्यास लगी हुई है, अब पानी कहाँ से पीऊं? मम्मा तो घर को ताला लगा कर चली गई हैं। तभी जुगनू कौवा देखता है कि चिड़िया के घर का दरवाजा खुला था। मैं मानो आंटी के पास जाता हूँ, वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है। फिर जुगनू कौवा मानो चिड़िया के घर जाता है। आंटी आंटी, मुझे पानी मिलेगा? हाँ जुगनू बेटा, पता है कल मैंने गाजर का हलवा बनाया था, आपको बहुत पसंद है ना? हाँ आंटी, बहुत पसंद है। फिर मानो चिड़िया जुगनू कौवे को पानी देती है और साथ में गाजर का हलवा देती है। तभी बादल कौवा और बिजली कौवा चिड़िया के घर में आते हैं। जुगनू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर क्यों नहीं गए? मम्मा, घर को ताला लगा हुआ था और मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैं आंटी के घर आ गया। चल जुगनू, कोई जरूरत नहीं है इस बीमार चिड़िया के पंखों से कुछ लेने की। ये खुद तो बीमार है, तुम्हें भी बीमार कर देगी। बिजली बहन, ये आप क्या कह रही हैं? जुगनू को मेरे खिलाफ क्यों भड़का रही हैं? तुम चुप करो। गरीब और बीमार पति पत्नी, तुम दोनों यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? तुम्हारे जाने से हमें भी चैन आएगा। लेकिन हमने किया क्या है जो आप हमसे इतनी नफरत करती हो? बस मुझे तुम जैसे बीमार पक्षी पसंद नहीं है। मैं तो कहती हूँ तुम जैसे गरीब पक्षियों को तो मर ही जाना चाहिए। बस कीजिए बिजली बहन, अब बहुत हो गया, आप जाइए यहाँ से। निकलोगी तो अब तुम यहाँ से। बहुत जल्दी चील चाची तुम्हें इस घर से निकाल देंगी। ऐसे चली कटी सुनाकर बिजली और बादल अपने बेटे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है। रात को जब चिड़िया का पति घर आता है तो चिड़िया सारी बात अपने पति को बताती है। चंदू चिड़ा कौवों के घर जाता है। बिजली और बादल, दोबारा मेरी पत्नी को बेइज्जत करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, पहले कौन सा तुम पति पत्नी की इज्जत है? किराया तो तुम समय पर देते नहीं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, चील चाची हमारी मजबूरी जानती है। अगले दिन फिर से बहुत तेज बारिश होती है। तेज बारिश में चील चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। चंदू चिड़ा दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि चील दो नए किराएदारों को लेकर घर के बाहर खड़ी थी। जल्दी से ये घर खाली करो, अब ये घर इनका है। चील चाची, क्या आप हमारे साथ मजाक कर रही हैं? इतनी तेज बारिश है, हम ऐसी बारिश में भला कहाँ जाएंगे? ये मेरा मसला नहीं है। ये पक्षी मुझे किराया बहुत ज्यादा दे रहे हैं, तुम्हारी तरह नहीं है जो हमेशा बहाने ही बनाते हैं। मानो चिड़िया भी घर से बाहर आती है। चील चाची, मैं बहुत बीमार हूँ,
ऐसी बारिश में भला हम कहाँ जाएंगे। तभी बिजली कभी भी अपने घर से बाहर आती है। चील चाची निकालो, अभी इन गरीब पक्षियों को यहाँ से निकालो, फिर हम भी अपने घर का किराया तुम्हें ज्यादा देंगे। चील ये सुनकर खुश हो जाती है। वो चिड़िया और उसके पति चंदू को धक्के मारकर वहाँ से निकाल देती है। वो दोनों पति पत्नी रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों दूसरे जंगल की ओर निकल जाते हैं। मानो चिड़िया तो पहले से ही बीमार थी। तेज बारिश के कारण उसकी तबीयत और भी बिगड़ जाती है। मानो तुम्हें बहुत तेज बुखार है, तुम मत उड़ो, मैं देखता हूँ कि कहीं आसपास कोई घोंसला मिल जाए। फिर चंदू चिड़ा वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी दूर उसे एक घर दिखाई देता है। वो वहाँ जाकर दरवाजे पर दस्तक देता है तो अंदर से एक बूढ़ी कौवी बाहर आती है। माँ जी, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, हम ऐसी तेज बारिश में कहीं उड़कर भी नहीं जा सकते। क्या हम एक रात आपके घर में गुजार सकते हैं? हाँ हाँ बेटे, ले आओ तुम अपनी पत्नी को। फिर चंदू चिड़ा अपनी पत्नी को लेकर बूढ़ी कौवी के घर में आ जाता है। आप दोनों को भूख लगी होगी, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते। बेटी, इसमें बोझ वाली कौन सी बात है। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ और अकेले खाना खाने का मजा नहीं आता। आज तो मैं आपके साथ मिलकर खाना खाऊंगी। फिर बूढ़ी कौवी उनके लिए खाना लाती है और वो सब मिलकर मजे मजे से खाना खाते हैं। दूसरी ओर वो कौवे चिड़िया के जाने पर बहुत खुश थे। बादल जी, चील चाची को पहले ही उन्हें निकाल देना चाहिए था। बिजली, मुझे लगता है हमने उन दोनों के साथ अच्छा नहीं किया। हमने तो सभी पक्षियों के साथ भला किया है। जितनी वो चिड़िया बीमार थी, उसकी बीमारी सभी पक्षियों को लग सकती थी। मामा, लेकिन मानो आंटी मुझे बहुत प्यार करती थी। नहीं बेटा, वो तो प्यार करने का नाटक करती थी। बादल जी, इतनी तेज बारिश में भला कहाँ वो जिंदा रहने वाले हैं, मर गए होंगे अब तक। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और उन कौवों का घर पेड़ से नीचे गिरकर टूट जाता है। बहुत मुश्किल से वो कौवे अपनी जान बचाकर बाहर निकलते हैं और रोने लगते हैं। मेरा घर टूट गया। बादल जी, अब हम रात कैसे गुजारेंगे? मामा, आप